हेलो एवरीवन। ये 3 जुलाई का करंट अफेयर है जिसमें दी इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल था, कैसे शहरी विस्तार दिल्ली को बाढ़ के लिए अति संवेदनशील बनाता है। तो इसका यूज सबसे पहले हम कहाँ पर करने वाले हैं? GS1 ज्योग्राफी में, GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी जिनका भी ऑप्शनल है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अर्बन प्लानिंग क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो वहां से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। अब 2016 में आए इस PYQ को देखो। मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशन डिस्कस। मतलब जो जो भी उस टाइम में जहां जहां पर भी ये सारी सिचुएशन रही होंगी तो उसके हमें एग्जाम्पल देने थे। इसलिए हमने ये जो एडिटोरियल आया है इसके लिए एक फ्यूचर क्वेश्चन बना दिया है कि अगर आने वाले एग्जाम में आता है तो आप उसको अच्छे से लिख कर आ सको। जैसे दिल्ली और NCR में और उसी तरह तेजी से विस्तार कर रहे शहरों में पुरानी शहरी बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो शहर की प्राकृतिक स्थलाकृति, जल निकासी पैटर्न और शहरीकरण के प्रभाव को ध्यान में रखे। इसको डिस्कस करना है। तो दिल्ली में तो है नहीं, ये एडिटोरियल ओनली दिल्ली के लिए था। तो यहाँ पर क्या जितने और भी एग्जाम्पल पहले इंसिडेंट हुए हैं उनको सबको शामिल किया गया है। अभी हाल ही में केरला में भी जो लैंडस्लाइड आई थी तो वो भी आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो स्टार्ट देखो कैसे करते हैं। दिल्ली और बड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनियंत्रित और बिना सोचे समझे विस्तार के कारण बार बार शहरी बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। कई शहर परंतु एक ही समस्या। तो उसमें जो रिसेंट एग्जाम्पल रहे, बेंगलुरु का रेनबो ड्राइव लेआउट 2022 सबसे भयानक बाढ़ में से एक था। मुंबई 2005 शहर पूरी तरह ठप, 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कोच्चि और केरल 2018 केरल के 4 जिले जलमग्न। कोच्चि कई दिनों तक पानी में डूबा रहा और अब भी आई है, वहां पे लैंडस्लाइड वगैरह आया है। शिमला और अन्य पहाड़ी शहर 2023 विनाशकारी बारिश ने मंडी, कुल्लू, मनाली, शिमला में तबाही मचाई। तो इस तरह से आपको रिसेंट में जो भी इंसिडेंट हो उनको एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। अब सुनो, तो इसलिए मैंने इसको कंप्लीट ही लिख दिया, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन आए, फिर ज्योग्राफी में आए या ऑप्शनल में आए। तो अब आपको इस पर यहीं पर ही सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है कि आपको फिर कहीं और नहीं पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र की दी वर्ल्ड सिटीज इन 2018 डेटा बुकलेट के अनुसार दिल्ली 2030 तक टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा। दिल्ली और बड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाढ़ के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से होते हैं? तो 2 फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं प्राकृतिक और मानव जनित। तो प्राकृतिक कौन से हैं? मानसून की विविधता एवं क्रियाविधि, क्लाउड बर्स्ट, एलिनो, लानिनो। ये जब मैं अपनी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगी तो वहां पर आपको डिटेल से समझाऊंगी क्या होता है एलिनो, लानिना, चक्रवात, ग्लोबल वार्मिंग, हिम पिघलन, स्थलाकृति। और अभी मैं ज्योग्राफी की अपनी जियोमॉर्फोलॉजी वाले पार्ट को कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं नेक्स्ट ओशियोग्राफी पढ़ाने वाली हूँ। वहां पर निर्वनीकरण, मानव जनित में देखो UK, UP, केरल आदि में जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, अवैज्ञानिक सिंचाई, गैर नियोजित नगरीकरण, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बांध का जैसे निर्माण करना, कंक्रीटीकरण, वाटर मास्टर प्लान का अभाव होना। तो ये सारे क्या है? रीजंस हैं। तो आपको इनको पढ़ना है और आराम से आप लिख कर भी आ सकते हो फिर अगर क्वेश्चन आता है तो। शहरी बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो शहर की प्राकृतिक स्थलाकृति, जल निकासी पैटर्न और शहरीकरण के प्रभाव को ध्यान में रखे, जो निम्नलिखित है। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट चल रहा है। 1954 के भीषण बाढ़ के पश्चात नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 3 उपागम चिन्हित किए गए, जिसमें पहला है तत्कालिक गैर संरक्षणात्मक, सेकेंड है लघु अवधि संबंधित, दीर्घकालिक संबंधित। ये एक तरीके से इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या क्या करने वाले हो। तो तत्कालिक जो फटाफट जो आपको करना है सबसे पहले, जैसे बाढ़ प्रभावित जनसंख्या का पुनर्वास, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, महामारी से बचाव, मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, आश्रय, पेयजल, दवाइयों की व्यवस्था, ये सब करवाना। सबसे पहले हमको जो काम करना है वो यही करना है जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है। उसके बाद लघु अवधि में हमें क्या करना है? कृत्रिम आर्द्र भूमि का निर्माण, वेटलैंड, वनीकरण, हरित बुनियादी ढांचा निर्माण, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जलाशयों का निर्माण, अवन तंत्र में सुधारात्मक उपाय, बाढ़ नहर का निर्माण करना। दीर्घकालिक संबंधित हम कौन कौन से स्टेप लेंगे? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, बांध निर्माण जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र न हो वहां पर, या ये नहीं कि जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र वहां पर ही हम डैम का निर्माण कर रहे हैं। फ्लड प्लेन जोनिंग, इसके अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि प्रयोग में परिवर्तन एवं नियोजन। अब देखो ये डायग्राम बना के आना है आपको, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, और या चाहे UPSC का एग्जाम ही दे रहे हो। ये है स्लिप ऑफ जोन, जो जिसे हम बोलते हैं चारागाह क्षेत्र। ये कृषि, यहाँ पर अधिवास, और ये वनीकरण। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो जो बाढ़ जैसी जो समस्याएं हैं उनसे हम बच सकते हैं। इतना ज्यादा जो नुकसान होता है बाढ़ की वजह से वो फिर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी जो नई हम
पॉलिसी बनाते हैं कि किस तरह से शहर को बसाना चाहिए। तो हमें इस तरीके से इस मॉडल को अपना सकते हैं, इस तरीके से हमें करना चाहिए। और यहाँ पर उस तरीके को इसको दिखा दिया गया है। फिर जोन जैसा वर्गीकरण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता, चट्टानों के प्रकार, ढाल, मानव के विभिन्न क्रियाकलापों एवं उस क्षेत्र की सुभेद्यता का मापन कर किया जाना चाहिए, जिससे वहां रोकथाम, तैयारी व अन्य क्रियाकलाप को स्थापित किया जा सके। तो इसमें पूरी जो ज्योग्राफी की वो बता रखे कि हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जैसे चट्टानों के भी प्रकार होते हैं, ढाल का स्वरूप देखो, मानव के जो विभिन्न क्रियाकलाप हो रहे हैं उनको देखो, उस क्षेत्र में जो सुभेद्यता है उसका मापन करो। तो इन सारी चीजों को मापन करके ही हमें एक कोई जो नीति है वो तैयार करनी चाहिए। अब हमको ये देखो, जैसे रेनफॉल वेरिएबिलिटी का मैप हमने यहाँ पे क्यों बनाया है, क्योंकि अब मान लो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पर वर्षा ज्यादा हो रही है, तो हम कैसे प्लान कर पाएंगे। तो इसलिए ये मैप आपको बना के आना है, इससे आपको पता लगता है कि हाँ हाँ इन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा है, तो जो फ्लड वाली जो कंडीशन होगी वो भी कहाँ पर बनेगी, यहीं पर मिलेगी। इसलिए रेनफॉल वेरिएबिलिटी मानचित्र का उपयोग करके शहरी बाढ़ नियंत्रण हेतु बेहतर रणनीति बना सकते हैं। फिर देखो और क्या स्टेप ले सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग डॉपलर यंत्र की सहायता से क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ का पूर्वानुमान 3-6 घंटे पहले बता सकते हैं, जिससे इस सूचना को विभिन्न स्रोतों के द्वारा लोगों तक पहुंचाकर उस क्षेत्र को खाली किया जा सके। गांवों में नगरीय सुविधा उपलब्ध कराना, इस कार्य हेतु सरकार ने निम्न योजना चलाई है। SPUR स्पेशल प्रायोरिटी अर्बन रीजन, PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, मतलब जो भी फैसिलिटी हमें अर्बन में मिलती है वो हमें रूरल में मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में हमें वो प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह से करना है ताकि जो अर्बन है उस पर जो बर्डन है उनके रिसोर्सेज पे वो कम हो सके। प्रदूषण कम करने वाले उपायों को अपनाना, जैसे सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा देना चाहिए, बेहतर सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ गैर सरकारी संगठनों यानी NGO, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जन सहयोग का सहारा योजना बनाने और लागू करने में लेना चाहिए। शहरी नियोजन हेतु ये भी करंट अफेयर्स में बहुत पहले आया था कि यूनाइटेड किंगडम के गार्डन सिटी मॉडल को हम अपना सकते हैं। जैसे ये मान लो दिल्ली है और ये इसके आसपास के एरिया है, तो हमें क्या करना है, इस एरिया का बर्डन कम करने के लिए आसपास भी ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल करवानी पड़ेगी कि लोग यहाँ पर भी रह सकें, जैसे उद्योग, कृषि, पर्यटन, विद्यालय, बाजार, अस्पताल। तो ये सारी चीजें बनवाओ ताकि यहाँ के जो रिसोर्सेज है उन पर बर्डन कम हो सके। अब देखो यहाँ पे जो भी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई वो भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। शहरी नियोजन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। हमें मेंस एग्जाम में इनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता, बस मेंशन ही करना होता है इनके नाम। तो आपको पता होना चाहिए ये जो सारी स्कीम है वो शहरी नियोजन से ही रिलेटेड है। अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम, ई अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी वेटलैंड प्रबंधन एवं संरक्षण। अब सुनो ये फैक्ट है जिसे याद रखना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमारे शहर देश के केवल 3% भूमि का अधिभोग करते हैं, लेकिन GDP में योगदान कितना है, 60% है। इसलिए शहरी नियोजन करने की आवश्यकता है। अतः शहरी नियोजन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएं, जिसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों, शहरी योजनाकारों, पर्यावरणविदों और निवासियों के बीच सहयोग शामिल हो। यह हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11? शहरों व मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला व संवहनीय बनाना को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और अगर आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, लेकिन आपके अगर छोटे भाई बहन अगर वो कर रहे हैं, उनके पास आर्ट्स बैकग्राउंड है उनका, तो आप उन्हें भी ये लेक्चर देखने के लिए बोल सकते हो ताकि वो यहाँ से डाटा फैक्ट्स उठाकर उनको अपने एग्जाम में मेंशन कर सके, जिससे वो अच्छा स्कोर करेंगे। इसी के साथ इसको मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं